आर्यभट्ट भारत ही नहीं बल्कि प्राचीन विश्व के एक महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। आचार्य आर्यभट्ट ने वैज्ञानिक उन्नति में केवल योगदान ही नहीं दिया बल्कि उसमें चार चांद लगाए। इस महान वैज्ञानिक का जन्म भारत का स्वर्ण युग कहे जाने वाले गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल में आर्यभट्ट जैसे महान वैज्ञानिकों की बदौलत साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्रों में भारत ने काफ़ी तरक्की की। अपने जन्मकाल की स्पष्ट सूचना देने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में लिखा है कि उन्होंने इस ग्रंथ की रचना कलयुग के 3600 वर्ष बीत जाने के बाद की और इसे लिखते समय उनकी आयु 23 वर्ष है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार कलयुग की शुरुआत 3101 ईसा पूर्व को हुई थी। इसका मतलब कि आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। इस तरह से आर्यभट्ट अपने जन्मकाल की सुस्पष्ट सूचना देने वाले भारत के पहले वैज्ञानिक थे। भले ही आर्यभट्ट के जन्म के समय के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, पर उनके जन्मस्थान के बारे में विवाद है। इतिहासकारों के अनुसार उनका जन्म या तो पटना में हुआ था या फिर महाराष्ट्र में। भले ही उनके जन्मस्थान के बारे में विवाद हो, पर सभी इतिहासकार इस बात पर सहमत है कि उनके ग्रंथ आर्यभट्ट से प्रभावित होकर गुप्त राजा बुद्धगुप्त ने उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख बना दिया था। आर्यभट्ट नहीं, आर्यभट्ट कहिए। कभी कभी हम आर्यभट्ट को आर्यभट्ट नाम से भी संबोधित करते हैं, परंतु उनका सही नाम आर्यभट्ट था। सबसे पहले डॉक्टर भाऊ दाजी ने यह स्पष्ट किया था कि उनका वास्तविक नाम आर्यभट्ट है, ना कि आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को आर्यभट्ट लिखने के पीछे कुछ विद्वानों का तर्क है कि आर्यभट्ट ब्राह्मण थे अथवा भट्ट शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए, परंतु कुछ विद्वान भट्ट शब्द का अभिप्राय मूलवंश पाठ समझते हैं, मगर भट्ट शब्द का वास्तविक अभिप्राय योद्धा से है। वास्तविकता में आर्यभट्ट ने एक योद्धा की तरह सदियों से चले आ रहे रूढ़िवादी विचारों से धैर्यपूर्वक मुकाबला किया था। गौरतलब है कि उनके ग्रंथ आर्यभट्ट के टीकाकारों तथा अन्य पूर्ववर्ती ज्योतिषियों ने उन्हें आर्यभट्ट नाम से ही संबोधित किया है। आर्यभट्ट की रचनाएं। इतिहासकार मानते हैं कि आर्यभट्ट ने कई ग्रंथों की रचना की थी, परंतु वर्तमान समय में उनके 4 ग्रंथ ही उपलब्ध है। आर्यभट्टीय, दशगीतिका, तंत्र और आर्यभट्ट सिद्धांत। आर्यभट्ट सिद्धांत ग्रंथ पूरा उपलब्ध नहीं है, उसके केवल 34 श्लोक ही ज्ञात है। आर्यभट्ट का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ आर्यभट्टीय है। इस ग्रंथ को यह नाम आर्यभट्ट ने नहीं दिया था, बल्कि उनके लगभग 100 साल बाद हुए एक भारतीय गणितज्ञ भास्कर ने अपने लेखों में इस ग्रंथ को आर्यभट्टीय कहा है। आर्यभट्टीय में कुल 121 श्लोक है, जो 4 भागों में विभाजित है: दशगीतिका, गणितपाद, कालक्रिया और गोलपाद। नंबर 1, दशगीतिका पाठ में सिर्फ 13 श्लोक है। इन श्लोकों में ब्रह्म और पर ब्रह्म की वंदना के बाद सूर्य, चंद्रमा समेत पहले 5 ग्रहों, हिंदू काल गणना और त्रिकोणमिति की चर्चा की गई है। नंबर 2, गणितपाद भाग में कुल 33 श्लोक है। इन श्लोकों में अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित पर संक्षिप्त जानकारी दी है। नंबर 3, कालक्रिया भाग के 25 श्लोकों में हिंदू काल गणना समेत ग्रहों की गतियों पर जानकारी दी गई है। नंबर 4, गोलपाद में 50 श्लोक है, जिनमें स्पेस साइंस से जुड़ी जानकारी है। ग्रहों की गतियों और सूर्य से दूरी समेत यह जानकारी दी गई है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगते हैं। आर्यभट्ट के गणित और खगोल विज्ञान में 12 महत्वपूर्ण योगदान। नंबर 1, आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि की लंबाई 39,968.05 किलोमीटर बताई थी, जो असल लंबाई से सिर्फ 0.2% कम है। नंबर 2, आर्यभट्ट ने वायुमंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर तक बताई थी। असल में वायुमंडल की ऊंचाई 1600 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, पर इसका 99% हिस्सा 80 किलोमीटर की सीमा तक ही सीमित है। नंबर 3, आर्यभट्ट ने सूर्य से ग्रहों की दूरी के बारे में बताया है। वह वर्तमान माप से मिलता जुलता है। आज पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर मानी जाती है। इसे 1 AU कहा जाता है। आर्यभट्ट के मान और वर्तमान मान इस तरह है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 4, आर्यभट्ट ने तारों से सापेक्ष पृथ्वी की घूमने की गति को मापकर बताया था कि एक दिन की लंबाई 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड होती है, जो असल से सिर्फ 0.86 सेकंड कम है। आर्यभट्ट से पहले भी कई ग्रीक, यूनानी और भारतीय वैज्ञानिकों ने एक दिन के समय की लंबाई को बताया था, पर वो आर्यभट्ट की गणना जितनी सटीक नहीं थी। नंबर 5, आर्यभट्ट के अनुसार एक साल की लंबाई 365.25,868 दिन के बराबर होती है, जो कि आधुनिक गणना 365.25,636 के लगभग बराबर है। नंबर 6, चांद के पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने की अवधि को आर्यभट्ट ने 27.32,167 दिन के बराबर बताया था, जो कि आधुनिक गणना 27.32,167 के लगभग बराबर है। नंबर 7, अंकों को चिन्हों द्वारा लिखना शुरू किया। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी, पर आपकी यह जानकारी गलत है। असल में उन्होंने गणनाओं को विशेष चिन्हों द्वारा लिखने की शुरुआत की थी। उनसे पहले किसी लेख में गणनाओं को शब्दों में लिखा जाता था, जैसे कि 1, 2, 3, 11, 15, 20 आदि, पर उन्होंने गणनाओं को आधुनिक नंबर सिस्टम में लिखना शुरू किया, जैसे कि 1, 2, 3, 11, 15, 20 etc।
यहाँ पर ध्यान दें कि 1 2 3 अंग्रेजी चिन्ह है, जबकि आर्यभट्ट ने किन्हीं और चिन्हों का प्रयोग किया था जिनके बारे में अब पता नहीं है। नंबर 8, आर्यभट्ट ने केवल यही नहीं बताया कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों लगते, बल्कि ग्रहण लगने का समय निकलने का फार्मूला भी बताया। उन्होंने ग्रहण कितनी देर तक रहेगा इस बात का पता करने का भी फार्मूला दिया था। नंबर 9, आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू दशमलव के 4 अंकों तक सही बताई थी। नंबर 10, आर्यभट्ट ने त्रिकोणमिति के साइन और कोसाइन की खोज की थी। आर्यभट्ट ने इन्हें ज्या और कोज्या कहा है। कोसाइन कोज्या का ही बिगड़ा हुआ रूप है। इसका मतलब है आज पूरी दुनिया में जो त्रिकोणमिति पढ़ाया जाता है वास्तविकता में उसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी। नंबर 11, आर्यभट्ट ने ब्रह्मांड को अनादि अनंत माना। भारतीय दर्शन के अनुसार अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश इन 5 तत्वों के मेल से इस सृष्टि का सृजन हुआ है, परंतु आर्यभट्ट ने आकाश को तत्व नहीं माना। नंबर 12, आर्यभट्ट ने उस समय की प्रचलित अवधारणा को रद्द कर दिया था कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड के केंद्र में है। आर्यभट्ट के अनुसार सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और पृथ्वी समेत बाकी ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारे प्राचीन भारत और महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट का कमाल, जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे भारत ने दुनिया को केवल 0 ही नहीं दी बल्कि और भी बहुत कुछ दिया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।